हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम बाल विकास के टॉप 20 क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए हैं। गाइज ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और अभी एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। तो गाइस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और देखते हैं आपसे 20 में से कितने क्वेश्चन के करेक्ट आंसर बनते हैं। आपके जितने भी आंसर करेक्ट होते हैं हमारे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस प्यारी सी क्लास को और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन है अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर अभिसारी चिंतन। गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है वो अपसारी चिंतन से संबंधित है। हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आउट ऑफ द बॉक्स का अर्थ होगा कि परंपरागत चीजों से अलग सोच पैदा कर उसके बारे में सोचना, और वही प्रक्रिया अपसारी चिंतन में होती है जो किसी एक परंपरा के आधार पर नहीं सोचते हैं। तो इस प्रकार आउट ऑफ द बॉक्स का संबंध अपसारी चिंतन से है। क्लियर? हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, या फिर कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। क्या होगा? देखिए हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ठीक है, क्या है? देखिए शिक्षणों में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करके उनके अंतर्दृष्टि को विकसित किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? देखिए सुगम नहीं बनाता है। ऑप्शन है विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, या फिर प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो गाइस अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके, जैसे कि विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर चर्चा और वाद विवाद करना, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण देना। यह अनुभव अधिगम को सुगम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्या है? विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? कौन है? ऑप्शन है भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, या फिर माता पिता एवं भाई बहन। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी जिस समूह को प्राप्त होती है वह माता पिता, भाई बहन एवं पारिवारिक परिवेश है जो एक समूह के रूप में स्वीकार्य होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, या फिर प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। क्या होगा?
तो गाइस किसी भी क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उन्हें उस समिति का सदस्य या फिर उनकी योग्यता अनुसार पद देने चाहिए, जिससे कि उन्हें प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं प्रतिबिंबित करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह है परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन सा आयु समूह है? ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या फिर 6 से 11 वर्ष। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? 6 से 11 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? 4 ऑप्शन है। चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम या फिर प्रकृत तथा पालन पोषण वाद विवाद। क्या होगा? तो गाइस आर्जव के तर्क अनुसार मनुष्य के भाषा विकास का व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, जो है समय के साथ साथ वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जबकि सोनाली के अनुसार मनुष्य में अपनी भाषा का विकास अपने आसपास के लोगों के रहन सहन एवं परिवेश से प्रभावित होता है। तो इन दोनों के तर्कों के अनुसार मालूम होता है कि इनके बीच प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद पर चर्चा हो रही है। क्लियर? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? ऑप्शन है पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर सहारा देना। तो गाइस देखिए, पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। तो इस मार्गदर्शन को सहारा देना कहते हैं। क्या है? सहारा देना। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका क्या कर रही है? ऑप्शन है एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है या फिर लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। क्या है? देखिए गाइस, सभापति जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि सभाध्यक्ष एक सामान्य शब्द है। ठीक है, जिसके अंतर्गत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों आते हैं। तो अध्यापिका ने लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, या फिर यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, व सुधार किया जा सकता है। क्या है? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? देखिए, यह समझने के लिए है कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, व सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में ऑप्शन है स्तर तृतीय, स्तर चतुर्थ, स्तर प्रथम या फिर स्तर द्वितीय।
तो गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। देखिए, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के प्रथम स्तर में किसी भी गलत ढंग से किए गए कार्य के लिए बच्चे या वयस्क को शारीरिक रूप से दंडित किया जाता है, अतः इनके प्रथम स्तर में नैतिकता की अनुपस्थिति दिखती है। ठीक है, नैतिकता की अनुपस्थिति दिखती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, या फिर समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। क्या है? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस प्रकार से सभी चीज़ों को स्वीकार करना जो कक्षा में बताई गई हो वह उनके सामाजिकरण एवं प्रगतिशीलता के मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन है ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, या फिर पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। देखिए, अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है, प्रेरणा के लिए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, प्रचलित योजनाओं में जब नई जानकारी को जोड़ते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन है समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण, या फिर संगठन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। देखिए, प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है व्यक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, या फिर पर्यावरण से। तो गाइस देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं तो यह सिद्धांत जो है वो व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित है। किससे? व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, या फिर अपवर्जक शिक्षा। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। देखिए, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है सभी समूहों के बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे भिन्न भिन्न श्रेणी या जाति के क्यों ना हों। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। यह किस विकास से संबंधित होगा? ऑप्शन है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, या फिर शारीरिक विकास से। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेगात्मक विकास से। देखिए, किसी भी व्यक्ति पर सही कारण, सही समय एवं सही उद्देश्यों से नाराज होने का अर्थ है कि उस व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमता का विकास हो चुका है, जिसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। क्या है? संवेगात्मक विकास। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, या फिर डिसलेक्सिया।
तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी का एक लक्षण है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्ग्राफिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति की संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? बिल्कुल इजी है। ऑप्शन है भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या फिर क्रियाकलाप। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक अनुभव। देखिए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव वाला व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? देखिए त्रितंत्रीय सिद्धांत में ऑप्शन है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या फिर पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। क्या होगा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ठीक है, यह त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो गाइस आज की क्लास में हमने बाल विकास के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टडी किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो गाइस यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।